नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेडिकल साइंस के एक बेहद हैरानगेज, एकदम माइंड ब्लोइंग रहस्य को सुलझाने वाले हैं। देखिए, अक्सर जब हम मेमोरी लॉस या याददाश्त चले जाने के बारे में सोचते हैं ना, तो लगता है कि बस सब कुछ मिट गया, ब्लैकआउट। लेकिन हमारे दिमाग की संरचना इतनी सीधी नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम उन फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर गौर करेंगे जो बताते हैं कि इंसानी दिमाग में हमारी भाषा और हमारी यादें आपस में कैसे बिल्कुल अलग-अलग काम करती हैं। तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। सोचिए एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई व्यक्ति अपना खुद का नाम तक भूल चुका है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन है, उनका पास्ट क्या है, कहां से आए हैं। लेकिन वही व्यक्ति एकदम परफेक्ट ग्रामर के साथ भाषा बोल रहा है। वो पढ़ सकता है, लिख सकता है। मतलब एक तरफ तो खुद की पहचान पूरी तरह से मिट चुकी है और दूसरी तरफ लैंग्वेज का उपयोग 100% क्षमता के साथ हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेडिकल साइंस का एक ऐसा पैराडॉक्स है जो सालों से एक्सपर्ट्स को हैरान करता आया है। पर जानते हैं, इसका जवाब हमारे ब्रेन के अंदर ही छुपे एक चमत्कारी सिस्टम में मौजूद है। यहाँ सबसे आम गलतफहमी जो हम सबको होती है वो ये कि मेमोरी एक बाल्टी की तरह है जिसमें सब कुछ एक साथ इकट्ठा होता रहता है और जब बाल्टी गिरती है तो सारा का सारा पानी एक साथ बह जाता है। लेकिन रियलिटी में दिमाग ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता। दिमाग में मेमोरी कोई एक सिंगल बकेट नहीं है। ये अलग अलग फिजिकल सिस्टम्स में बटी हुई होती है और एग्जैक्टली यही वजह है कि याददाश्त जाने का मतलब हर तरह की इन्फॉर्मेशन का खो जाना नहीं होता। इस रहस्य को सुलझाने के लिए आइए मेमोरी के इन दो अलग अलग प्रकारों को समझते हैं। हमारा दिमाग बेसिकली दो बिल्कुल अलग तरह की मेमोरीज का उपयोग करता है, एपिसोडिक मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी। यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट समझने वाला ये है कि हमारा ब्रेन हमारी फ्रैजाइल यानी नाजुक व्यक्तिगत यादों को और हमारी स्ट्रॉन्ग सीखी हुई स्किल्स को पूरी तरह से अलग अलग रखता है। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। एक हिस्सा हमारी पर्सनल हिस्ट्री है जो आसानी से टूट सकती है और दूसरा हिस्सा एक ऐसी ड्यूरेबल स्किल है जो वक्त के साथ और भी पक्की हो जाती है। तो पहले बात करते हैं एपिसोडिक मेमोरी की। ये वो यादें हैं जो हमें बताती हैं कि मैं कौन हूँ। इसमें आपकी बचपन की यादें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बनाए गए रिश्ते और लाइफ के स्पेसिफिक इवेंट्स शामिल होते हैं। अब मेडिकल साइंस हमें बताता है कि इन यादों का डायरेक्ट कनेक्शन दिमाग के हिप्पोकैम्पस और टेम्पोरल लोब से होता है। और सच बताऊं तो ये हिस्से काफी सेंसिटिव होते हैं। जब किसी को एमनीशिया होता है या सर पर कोई चोट लगती है या डिमेंशिया जैसी बीमारी होती है तो सबसे पहले यही हिस्सा डैमेज होता है। इसीलिए एक इंसान सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी या पहचान भूलने लगता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट काम करती है हमारी प्रोसीजरल या इम्प्लिसिट मेमोरी। सीखी हुई स्किल्स जैसे कि कोई लैंग्वेज बोलना, साइकिल चलाना, पेन से लिखना या फिर रोजमर्रा की आदतें, ये सब इस हिस्से में आती हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये प्रोसीजरल मेमोरी दिमाग के किसी एक छोटे से हिस्से में नहीं होती। ये बेसल गैंग्लिया, सेरेबेलम और ब्रेन के बड़े बड़े लैंग्वेज नेटवर्क्स में फैली होती है। इसीलिए अगर पर्सनल हिस्ट्री वाले सेंसिटिव हिस्से को नुकसान पहुंच भी जाए ना, तब भी एक इंसान हिंदी बोलने, गुनगुनाने या रोज की आदतों वाले काम बिना किसी रुकावट के कर पाता है। न्यूरोसाइंस के इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए आइए स्मार्टफोन का एक कमाल का उदाहरण लेते हैं। ये एनालॉजी दिमाग के फंक्शन को समझने का एकदम परफेक्ट तरीका है। सोच कर देखिए, हमारी जो व्यक्तिगत या पर्सनल यादें हैं वो बिल्कुल एक स्मार्टफोन की फोटो गैलरी की तरह हैं। उस गैलरी में रखी हर फोटो एक घटना है, एक यादगार पल है। लेकिन दूसरी तरफ जो भाषा है वो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस की तरह काम करती है। लैंग्वेज कोई एक अकेली याद नहीं है, बल्कि ये सालों से चल रही लगातार न्यूरल वायरिंग का नतीजा है। ये एक बुनियादी फाउंडेशन है जिस पर बाकी सारी चीजें चलती हैं। और देखिए, यहाँ हमें इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मिलता है। बिल्कुल जैसे एक स्मार्टफोन में आप पूरी की पूरी फोटो गैलरी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपका फोन तो बंद नहीं होता ना, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ही स्मूथली चलता रहता है। ठीक उसी तरह बीमारी के कारण इंसान की गैलरी यानी एपिसोडिक मेमोरी पूरी तरह मिट सकती है, लेकिन उसका फाउंडेशनल सिस्टम यानी भाषा का प्रोसीजरल फ्रेमवर्क एकदम सेफ और फंक्शनल रहता है। तो इस ओएस और गैलरी का फर्क समझने के बाद अब आइए एक्चुअली देखते हैं कि दिमाग में ये लैंग्वेज सेंटर्स कहाँ होते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। पहला है ब्रोकर्स एरिया।
ये दिमाग का वो स्पेसिफिक हिस्सा है जो डायरेक्टली भाषा बोलने और सेंटेंसेस बनाने में आपकी मदद करता है। स्पीच का जो पूरा मैकेनिक वाला काम होता है ना, यानी शब्दों का ठीक से उच्चारण करना और ग्रामर को सही ऑर्डर में लगाना, ये पूरी जिम्मेदारी इसी एरिया की होती है। ये मेक श्योर करता है कि आप अपनी बात को शब्दों के जरिए स्मूथली बाहर ला सकें। और ब्रोकाज एरिया का ही एक क्लोजली लिंक्ड पार्टनर है वर्निकेज एरिया। देखिए, जहां ब्रोकाज एरिया बोलने में मदद करता है, वहीं वर्निकेज एरिया का प्राइमरी काम है भाषा को समझना। जब कोई आपसे कुछ कहता है तो उन वर्ड्स का मीनिंग निकालना और उन्हें प्रोसेस करना, ये इस एरिया पर डिपेंड करता है। इन दोनों हिस्सों से ये पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि लैंग्वेज की समझ और उत्पादन, इन दोनों के अपने बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं, जो प्योर मेमोरी सेंटर से एकदम अलग बैठे हैं। अगर हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कनेक्ट करें तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। मेमोरी लॉस का असर हमेशा दिमाग की भौगोलिक स्थिति में भाषा वाले हिस्सों तक नहीं पहुंचता। अगर चोट या बीमारी का असर सिर्फ हिपोकैम्पस तक सीमित है, यानी जहां हमारी आइडेंटिटी और यादें स्टोर हैं, तो ब्रोकाज और वर्निकीज एरिया जैसे हमारे लैंग्वेज सेंटर्स पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। और एग्जैक्टली यही कारण है कि मेमोरी कंप्लीटली जाने पर भी भाषा बची रहती है। लेकिन हम सिर्फ थ्योरी की बात क्यों करें? आइए अब इस एनाटॉमिकल सेपरेशन को रियल मेडिकल केसेस के जरिए प्रूव करते हैं। अगर हम रियल मेडिकल फाइल्स पर गौर करें तो पूरा रहस्य शीशे की तरह साफ हो जाता है। पहली कंडीशन को देखिए, अल्जाइमर्स डिजीज। शुरुआती दौर में ही इसमें पेशेंट्स नाम और ताज़ा घटनाएं भूलने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मातृभाषा फ्लुएंट बोल पाते हैं। दूसरा केस है रेट्रोग्रेड एमनीजिया का, जहां किसी एक्सीडेंट की वजह से पुरानी हिस्ट्री गायब हो जाती है पर भाषा वैसी की वैसी रहती है। पर रुकिए, यहाँ सबसे बड़ा प्रूफ तीसरी कंडीशन में है, स्ट्रोक। जब स्ट्रोक की वजह से अफेजिया होता है तो सीधा लैंग्वेज एरिया पर असर पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति बोलना भूल जाता है, लेकिन उसकी पर्सनल मेमोरी, यानी वो कौन है और उसकी हिस्ट्री क्या है, वो एकदम इंटैक्ट रहती है। ये ठीक उल्टा सिनारियो है, और ये परफेक्टली प्रूव करता है कि ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे से सच में कितने अलग हैं। तो चलिए अब इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए भाषा की इन गहरी जड़ों के बारे में अपनी फाइनल थॉट्स पर आते हैं। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस एक बहुत ही दिलचस्प और कहीं ना कहीं थोड़ी इमोशनल सच्चाई सामने लाते हैं। डिमेंशिया के एकदम आखिरी स्टेजेस में भी, जब सब कुछ फेड हो रहा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंट के साथ एंड तक रहती हैं। वो है उनकी बचपन की भाषा, सालों पुराने गाने और लगातार दोहराई गई धार्मिक प्रार्थनाएं। जब बाकी सारी यादें मिटने लगती हैं, तब भी लोग इन गीतों या प्रेयर्स को आसानी से याद कर लेते हैं। इट्स ट्रूली फैसिनेटिंग। और इस इनक्रेडिबल रेजिलियंस, इस मजबूती का मेन रीज़न है भाषा की एक्चुअल नेचर। भाषा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक रात में सीखी जा सकती हो। बचपन से हम लगातार सुनते हैं, बोलते हैं, ग्रामर रूल्स को अप्लाई करते हैं। इस सालों के लगातार रेपिटेशन की वजह से दिमाग में ऐसे न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं जो लिटरली बेहद स्ट्रॉन्ग और डीप होते हैं। ये पाथवेज टाइम के साथ इतने ठोस बन जाते हैं कि वो भयंकर दिमागी कमजोरी का भी डटकर मुकाबला करते हैं और जल्दी ब्रेक नहीं होते। तो दोस्तों, आखिर में ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि दिमाग की ये मजबूती, ये कॉग्निटिव रेजिलियंस ह्यूमन कनेक्शंस के बारे में हमें क्या सिखाता है। दिमाग का सबसे मजबूत हिस्सा वो बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ फैक्ट्स को याद रखता है, बल्कि वो हिस्सा है जो हमें दूसरे इंसानों से जोड़ता है, हमारी भाषा, हमारी प्रार्थनाएं और हमारा संगीत। यही प्रूफ करता है कि कम्युनिकेशन बेसिक बायोलॉजी के लेवल पर भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आज दिमाग की इस पेचीदा कार्यप्रणाली पर आपको एक नया और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जरूर दिया होगा। ऐसे ही कमाल के विषयों को डीपली समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।